गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर टीएस कॉलेज हिसुआ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। बच्चों, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा कर चुके हैं और आइए आज बच्चों हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य का पतन एक आकस्मिक घटना थी जिसने भारतीय इतिहास को बहुत प्रभावित किया कि किस तरह से एक विशाल साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा एवं अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था, एक ढांचागत स्थायित्व प्रदान किया गया था और अशोक की मृत्यु के मात्र 50 वर्षों के अंदर इस साम्राज्य का पतन हो गया। आखिर क्या कारण था? आइए इसके कारणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं जब किसी साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ होता है तो उसके लक्षण बहुत पहले से दिखाई देने लगते हैं, लेकिन मौर्य साम्राज्य के साथ ऐसा नहीं हुआ और यह पतन आकस्मिक एवं अचानक से हुआ और बहुत कम समय में यह परिलक्षित होने लगा था। जब हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत सारे कारण उभर कर सामने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक की जो धार्मिक नीति थी उसके वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। आइए इस पर चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने जो धार्मिक नीति का अवलंबन किया उससे बौद्ध तो लाभान्वित हुए, लेकिन ब्राह्मण धर्म को उससे नुकसान हुआ। उसने पशु बलि की निंदा की और उस पर रोक लगाई, जिससे जो ब्राह्मणों के विशेषाधिकार पर सीधा प्रहार था और उसका हनन था। चूँकि ब्राह्मण यज्ञ एवं पशु बलि के द्वारा धन एवं सम्मान की प्राप्ति करते थे, इसे उसने अपने विशेषाधिकार पर प्रहार माना और मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए, जबकि ये सही बात नहीं है। अशोक के द्वारा जो धार्मिक नीति लाई गई थी उसमें ब्राह्मण विरोध की बात कहीं भी नहीं थी, बल्कि ब्राह्मणों के सम्मान की बात थी। लेकिन इस कारण को हम युक्तिसंगत नहीं मान सकते हैं। दूसरा कारण जो हमारे सामने उभर कर आता है वो अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति का। चूँकि एक विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए ये नीति जरूरी है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वह शासक योग्य होना चाहिए और उसमें काबिलियत होना चाहिए। परंतु अशोक की मृत्यु के उपरांत जो भी शासक हुए वो निर्बल हुए और उसमें योग्यता की कमी थी, जो इतने बड़े साम्राज्य को अहिंसा एवं शांतिप्रिय नीति के द्वारा संभाल कर नहीं रख पाए। ऐसा कहा जाता है कि अशोक की इस नीति के द्वारा भी साम्राज्य का पतन हुआ, जबकि यह युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध अहिंसा की नीति के बावजूद मौर्यों की एक विशाल सेना थी जो राजधानी में हमेशा मौजूद रहती थी। उन्होंने आटविकों के द्वारा किए गए उपद्रव के विरुद्ध उन्हें चेतावनी भी दी थी और ये बात पूरी तरह से सही प्रतीत नहीं होता है। चूँकि अशोक के जो भी उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे और वो इस नीति का क्रियान्वयन पूरी तरह से नहीं कर पाए, इस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। एक और कारण जो उभर कर सामने आता है वह है जटिल नौकरशाही। हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में पहली बार एक सुव्यवस्थित नौकरशाही तंत्र का विकास हुआ, लेकिन ये नौकरशाही तंत्र योग्य शासक के द्वारा ही सही तरीके से क्रियान्वित हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में राजा में ही सारी शक्ति केंद्रीकृत थी एवं राजा के आदेश पर ही पूरा का पूरा जो नौकरशाही का तंत्र था वो कार्य करता था। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद जो भी शासक हुए वो इस जटिल नौकरशाही को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे नौकरशाही राजा से विमुख होने लगे और राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस जटिल नौकरशाही के तंत्र को अशोक के उत्तराधिकारी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं कर पाए, जिस वजह से पतन प्रारंभ हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन में मौर्य साम्राज्य के अयोग्य उत्तराधिकारी का बहुत बड़ा हाथ है। हम जानते हैं कि शुरू के जो भी शासक थे बहुत ही योग्य थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन धीरे धीरे अशोक की मृत्यु के बाद जो भी शासक हुए वो निर्बल थे, अयोग्य थे और उनमें वो समझ नहीं थी, वो योग्यता नहीं थी, वो कर्मठता नहीं थी, जिस वजह से वो इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संचालित कर पाते एवं अस्थायित्व प्रदान कर पाते और अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। चूँकि मौर्यों के समय में जो अर्थव्यवस्था थी वो शुरुआत आरंभिक दिनों में अशोक के समय तक फली फूली, बहुत सारे करारोपण किए गए, सरप्लस प्रोडक्शन को राज्य के हित में उपयोग करने के लिए बहुत तरह के कर लगाए गए, आपातकालीन कर भी लगाए गए, बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य भी किए गए, कर के नए नए तरीके ईजाद किए गए
और इस तरह से जो भी सरप्लस प्रोडक्शन था और सरप्लस जो धन था उस पर बहुत तरह का कर लगाकर उसे राज्य हित में लाया गया लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में। लेकिन अशोक की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे कर के नए तरीके ईजाद नहीं किए गए, राजस्व पर बोझ बढ़ता चला गया, नौकरशाही पर जो व्यय था वो बढ़ता चला गया, सेना पर जो व्यय था वो उसका बोझ बढ़ता चला गया और अशोक के उत्तराधिकारी इस चीज़ को यानी कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से संभाल नहीं पाए। फलस्वरूप सिक्कों का अवमूल्यन करना पड़ा और सिक्कों में चांदी का जो अंश था उसे धीरे धीरे घटाना पड़ा और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे यह मौर्य साम्राज्य के स्थायित्व पर असर डालने लगा। कहने का अर्थ ये है कि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो उतने योग्य नहीं थे जिससे कि वो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से संभाल पाते और यह धीरे धीरे भरभरा कर गिर गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारियों के द्वारा राजनीतिक एवं आर्थिक संरचना को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाने के कारण धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया और अशोक की मृत्यु के मात्र 50 वर्षों के अंदर यह पूरी तरह से विलीन हो गया। धन्यवाद।